नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि आपके सामने के ऊपर के दांतों के बीच में गैप क्यों होता है और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो शुरू करें। तो मेरे को जो है कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन में जो है ये कमेंट्स और क्वेरीज आते हैं कि मेरे जो है सामने के दांतों में गैप है और ये जो है देखने में थोड़ा भद्दा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी स्माइल कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो है मेरी एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है। अगर आपके ऊपर के सामने के दांतों के बीच में गैप है तो ये एपिसोड डेफिनेटली आपके लिए है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ होती है इसको हम पहली बात बोलते हैं मिडलाइन डायस्टीमा, और हम बात करेंगे ये किस कारणों से होता है और इसका इलाज क्या है। तो पहली बात मैं बता दूं, अगर आप उम्र में छोटे हो यानी कि आपकी 8, 9, 10 साल उम्र है और आपकी मिक्स्ड डेंटिशन यानी कि आपके दूध के दांत और आपके परमानेंट दांत दोनों साथ में चल रहे हैं, तो आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये उन पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है और एक चेतावनी है कि अगर आपका बच्चा 8 से 10 साल की उम्र का है और उसके दांतों के बीच में गैप आ गया है तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसको हम बोलते हैं अगली डकलिंग स्टेज या ब्रॉडबैंड फिनोमिनन। इसके हम डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आपको इस चीज़ की गांठ बांधनी है कि ये चीज़ एक ट्रांजिशन वाली चीज़ है जो हर बच्चे के ऑलमोस्ट जो है आती है मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड में, यानी कि जब उनके दूध के दांत और उनके परमानेंट दांत साथ में उग रहे होते हैं और उनकी ग्रोथ हो रही होती है। अगर इस उम्र के बाद भी आपके दांतों में ये गैप है तो डेफिनेटली हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है कि आपका जो लेबल फ्रीनम होता है, लेबल फ्रीनम का मतलब है जो एक स्किन का या मस्कुलर फोल्ड होता है आपके होठ से लेकर आपके ऊपर के दांत के मसूड़े तक को अटैच करने वाला, वो अगर बहुत चौड़ा होता है, बहुत थिक होता है और वो किसी तरीके से जो है आपके मसूड़े के अंदर थोड़ा दांतों की तरफ ज़्यादा जाके जो है पेनिट्रेट करता है, तो डेफिनेटली एक चांस है कि आपको मिडलाइन डायस्टिग्मा हो सकता है, क्योंकि ये जो है इसकी जो थिकनेस है इसकी वजह से जो है दांत जो है बीच में क्लोज नहीं हो पाते हैं और इसको जो है ठीक करना ज़रूरी है अगर आपको ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही है। तो पता कैसे करेंगे? एक सिंपल सा फंडा है। अगर आपका जो है आप अपना होठ खींचते हैं और ये फ्रीनम जो है इसका पुल जो है आपके मसूड़े पे एक तनाव या कंपन वाला एरिया क्रिएट करता है जो थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता है, तो जिसको हम ब्लैंचिंग बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये एक कॉज है। तो अब क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं जिसमें बोलते हैं कि फ्रीनेक्टमी करा दो। फ्रीनेक्टमी मतलब फ्रीनम को जो है सर्जिकली रिमूव करा दो। ऐसा नहीं है। आपके डॉक्टर जब आपको उसको देखेंगे तो वो बताएंगे क्या पॉसिबल चीज़ है। देखिए, अगर गैप 1.8 mm से ज़्यादा है दोनों दांतों के बीच में तो डेफिनेटली जो है हमें सोचना चाहिए कि ऑर्थोडोंटिक क्लोजर यानी कि ब्रेसेस से या ऑर्थोडोंटिक करेक्शन से हमें इसको क्लोज करना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें फ्रीनेक्टमी की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो तो बीच में आ जाएगा। तो बात करते हैं कि अगर हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराना ही है और अंदर बीच में जो है फ्रीनम है तो उसकी फ्रीनेक्टमी करानी है पहले या बाद में। देखिए, ये डिसीजन आपके डॉक्टर लेंगे। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि पहले कराना ठीक है, क्योंकि अगर क्लोजर पहले ही हो जाता है दांतों का और उसके बाद कराएंगे तो हो सकता है कि फ्रीनम उसको क्लोज ना करने दे। बट किसी किसी केस में ऐसा होता है कि फ्रीनम को जब हम काटते हैं सर्जिकली तो उसका एक स्कार टिश्यू बनता है। स्कार टिश्यू का मतलब कि वो हीलिंग पूरी तरीके से नहीं होती, वहां पे एक खुरंट सी बनती है और वो खुरंट हो सकता है उन दांतों को बंद होने से रोक दे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली जो है आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट और पेरिडोंटिस्ट दोनों से संपर्क करिए। वो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और एक ट्रीटमेंट प्लान बनेगा जिसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि फ्रीनेक्टमी कब करनी है और ऑर्थोडोंटिक क्लोजर यानी कि ब्रेसेस से उसको कब करना है। दूसरी चीज आती है अगर आपको डीप बाइट है यानी कि एंटीरियर ट्रोमैटिक बाइट। देखिए, साइंस के साइंटिफिक टर्म्स में ज्यादा नहीं जाना है। अगर आपकी जो बत्तीसी है वो चबने में जो है आपका जो नीचे वाला जो जबड़ा है वो जो है काफी नीचे समाता है ऊपर वाले के, तो इसको हम बोलते हैं डीप बाइट। डीप बाइट का एक सिंपल सा फंडा बताता हूं कि आपके जो सामने के दांत हैं वो थोड़े होते हैं पतले और उनकी क्षमता वैसे नहीं होती जैसे आपके पीछे के दांतों की होती है आपके जो है चबाने की फोर्सेस को हैंडल करने के लिए। अगर आपका डीप बाइट है यानी कि आपका जो नीचे वाला जबड़ा है वो जो है ऊपर वाले जबड़े से ओवरलैप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपके दांतों पे प्रेशर पड़ता है नीचे दांतों की वजह से और उसकी वजह से वहां पे जो है दांतों का ढिलाव एट द सेम टाइम वहां पे गैप क्रिएट करना पॉसिबल हो जाता है और उसकी वजह से आपको डायस्टीमा हो सकता है। इसका इलाज क्या है? अपने आप को एक डेंटिस्ट के पास दिखवाइए और सीधी सी बात है, अगर आपको ट्रॉमेटिक बाइट है तो डेफिनेटली आपके डेंटिस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर देंगे और जो है उसको ठीक करना उनका काम है। वो धीरे धीरे करके आपको या तो बाइट रेस अप्लायंस देंगे या ब्रेसेस भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको जो है बाइट रेस करना हो, उससे जो है धीरे धीरे करके आपके दांत अलाइन हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा
थंब सकिंग या फिंगर सकिंग करता है, तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिए। उससे जो है मिड लाइन डायस्टीमा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब अपना अंगूठा जो है मुंह में लगाता है तो तालू पे एक प्रेशर पड़ता है। जब तालू पे प्रेशर पड़ता है और बच्चा जो है अंदर जो है सक करता है जो आपका थंब है, और उसके बाद जो है ऐसे करने के बाद जो है यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से दांत फ्लेयर आउट होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको एक पीडियोडोंटिस्ट यानी कि एक बच्चों के स्पेशलिस्ट को दिखवाना ज़रूरी है, इस हैबिट को कम करवाना ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े यानी कि ब्रेसेस की ज़रूरत पड़े तो आपको ये करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे दांत आपके बच्चे के फैल जाएंगे। दूसरी चीज़, इसका एक मानसिक तनाव से भी जो है रिलेशन होता है कि बच्चा अगर 5 साल की उम्र से ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ों में इंडल्ज कर रहा है कि थंब सकिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली ये कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, जिसका मतलब क्या है कि बच्चे को जब भी एंजाइटी होती है मुंह में जो है फिंगर या थंब डालने से उसको एक तरीके का स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, एक सेंस ऑफ कंफर्ट मिलता है। तो आपको जो है इस चीज़ को भापना ज़रूरी है और आपको अपने डेंटिस्ट के पास यानी कि बच्चों के डेंटिस्ट के पास अपने बच्चे को दिखाना ज़रूरी है। अगर आपको पेग शेप लैटरल्स की प्रॉब्लम है, पेग शेप लैटरल्स का मतलब है कि आपके जो लैटरल इंसाइजर्स हैं यानी कि जो सेंट्रल 2 दांत हैं उसके साइड वाले 2 दांत वो छोटे हैं नॉर्मल साइज से, तो आपको जो है अपने आप का जो है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, या आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, क्योंकि जो है आपको वो वाली स्पेस जो होती है, क्योंकि छोटी स्पेस है आपके दांतों की, हो सकता है वहाँ से आपका डायस्टीमा क्रिएट हो जाए, क्योंकि दांतों की टेंडेंसी होती है जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिलती है वो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके दांतों के बीच में एक एक्स्ट्रा दांत है जिसको हम मीजियोडेंस बोलते हैं, वो अगर आ जाता है तो उसके वजह से जो है आपके दांतों के बीच में एक गैप और एक अनइवन सी जो है पिक्चर लगती है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करवाइए और फाइनली जो है अपना ट्रीटमेंट करवाइए, चाहे वो आपका प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट हो जिसमें हम विनियर्स या आपके लैमिनेट विनियर्स या आपके क्राउन्स डाल सकते हैं, या आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाइए। जिन लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम है उनके साथ ये चीज़ बहुत होती है कि उनका मिड लाइन डायस्टीमा क्रिएट हो जाता है। देखिए पायरिया में क्या होता है, हड्डी के स्तर गलने की वजह से आपकी जो धमनियाँ होती है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से दांतों पे अलग प्रेशर पड़ता है, तो धीरे धीरे करके दांत जो है फ्लेयर आउट करके जो है आपके अल्टीमेटली उसमें एक डायस्टीमा बन जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले पायरिया को कंट्रोल करिए, और अगर आपकी उम्र अलाउ करती है तो डेफिनेटली आप ब्रेसेस की ट्रीटमेंट से जाइए। बाकी ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं डायस्टीमा के जिसमें आपके जो है मिड लाइन डायस्टीमा क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आपके कोई सिस्ट आ गई या आपके जो है ओडोंटोम्स हो गए या कोई ट्यूमर हो गया जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार आपके नेचुरली दांत जो है ऐसे करके फ्लेयर आउट होकर एंगुलेट किए जाते हैं, जिसको भी हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए इसके कॉजेज बहुत सारे हैं, और आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी उम्र कितनी है और ये गैप कितना ज़्यादा है। देखिए अगर आपकी उम्र छोटी होगी यानी कि आपकी एज ग्रोइंग एज में होगी तो इनको ठीक करना ज़्यादा आसान होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इन दोनों दांतों के बीच में जो है गैप अगर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस साइज। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर 1 to 1.5 mm स्पेस है तो हम इसको नॉर्मल तरीके से भी जो है सिर्फ प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट यानी कि कैप्स, क्राउन्स या विनियर से ठीक कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करूं इस ट्रीटमेंट के बारे में, अगर आपका जो है मिड लाइन स्पेस थोड़ा छोटा है तो आप डेफिनेटली कॉम्पोजिट विनियर्स करवा सकते हैं जो जनरली इकोनॉमिकल होता है और एट द सेम टाइम इट लुक्स गुड। बट इसमें एक प्रॉब्लम जरूर रहती है, क्योंकि ये कॉम्पोजिट विनियर्स हैं तो इसमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्टेनिंग के चांसेस रहते हैं। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ जिस चीज़ का भी आप सेवन करें उसको जो है ध्यान से रखें और दांत की सफाई रखें। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्सलिन लैमिनेट्स या पोर्सलिन विनियर्स। ये बहुत अच्छा कॉस्मेटिक सोल्यूशन है, थोड़ा सा महंगा जरूर आता है लेकिन इसकी जो ट्रांसलूसेंसी और इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत नेचुरल होती है। ये लाइट को बहुत अच्छे से स्कैटर करता है, प्लस इसमें स्टेनिंग नहीं होती। ऑन टॉप ऑफ दैट ये आपके गम्स के साथ अच्छे से ब्लेंड करता है, तो उससे एक अच्छा एस्थेटिक रिस्पॉन्स मिलता है। तो अगर हम बात करें, इसके कॉजेज बहुत सारे हैं, इसके ट्रीटमेंट भी बहुत सारे हैं। मेन ट्रीटमेंट आपके होते हैं या तो आप ब्रेसेस करवाइए या ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस यूज करिए जैसे फिंगर स्प्रिंग्स हैं, या आप इस पे प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट कराइए यानी कि कैप्स या क्राउन्स या वेनियर्स या लैमिनेट्स। तो ये था आज का एपिसोड आपके मिड लाइन डायस्टीमा क्लोजर के बारे में। इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको वार्निंग दे दूँ, इस एपिसोड में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो साइंटिफिक लिटरेचर से रिसर्च है, लेकिन आपका केस बिल्कुल स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा ये ट्रीटमेंट कर दो क्योंकि मेरे को मिड लाइन डायस्टीमा है। आपके डॉक्टर आपके जो है केस को सिलेक्ट करेंगे, उसको देखेंगे, रेडियोग्राफ्स लेंगे, स्कैन्स करेंगे
इंप्रेशंस लेंगे, कास्ट बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, देखेंगे, विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे और एट द सेम टाइम फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट मोडालिटी आपके लिए बिल्कुल ठीक है एंड आपको उसी को फॉलो करना सही है। मेरा मतलब ये कहने का है कि जो भी चीज़ें मैं वीडियो में बनाता हूँ वो पत्थर पे लकीर नहीं होती है। हर केस जो है बहुत सिलेक्टिव होता है, हर मरीज का जो केस है वो बहुत डिस्टिंक्ट होता है, यूनिक होता है और उसका ट्रीटमेंट प्लान भी बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो ये था आज का एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मैं और एपिसोड्स के साथ आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।